हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है गगन कपूर और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉमर्स टीम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको लास्ट 25 इयर्स, मोर देन 25 इयर्स से पढ़ा रहा हूं। और पहले हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट फिजिकली होता था, पर अब मैं कई सालों से ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग सभी स्टूडेंट्स हमारा नाम जानते हैं। आप चूंकि नए आए हैं इसीलिए मुझे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। मेरा नाम है गगन कपूर और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, रेगुलर कॉलेज हो, एसओएल हो, बीकॉम ऑनर्स हो या बीकॉम प्रोग्राम हो, उनके कोर्स के जो सभी प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं वो मैं पढ़ाता हूं। और आज मुझे मौका मिल रहा है आपके साथ सेमेस्टर 1 के प्यारे से प्रैक्टिकल पेपर को स्टार्ट करने का, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हमारा ये पेपर जो है बहुत प्यारा सा ये पेपर है, लेकिन हमें सेमेस्टर में थोड़ा सा समय कम मिलता है, इसीलिए थोड़ा सा समय के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो मैं आपको आज क्या पढ़ाऊंगा, मैं पहले आपको इसके बारे में बताता हूं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, मेरा नाम गगन कपूर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं, आपको भी पढ़ाऊंगा। सेमेस्टर 1 में मैं आपके साथ आज बात करने जा रहा हूं फाइनेंशियल अकाउंट्स की। ये फाइनेंशियल अकाउंट्स बीकॉम ऑनर्स और सिंपल बीकॉम कहिए या बीकॉम प्रोग्राम कहिए, दोनों ही कोर्स के अंदर ये पेपर है। दोनों ही कोर्स में इसका सिलेबस भी 100% सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। रेगुलर कॉलेज, एसओएल, ऑनर्स, प्रोग्राम सब सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है। हमारे कोर्स में यूनिट वाइज देखा जाए तो 5 यूनिट्स हैं और अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 16 to 17 चैप्टर्स हैं। लेकिन जो इनिशियल कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 7। ये अप्रोक्सीमेशन बात कर रहा हूं मैं आपको। अगर आपके पास कोई भी बुक, कोई भी मटेरियल होता है तो उसमें इसे हम बोलते हैं यूनिट 1। हालांकि ये 100% यूनिट 1 नहीं है, लेकिन ये 70% ऑफ यूनिट 1 जो है वो चैप्टर 1 to चैप्टर 7 किसी भी बुक का कवर करता है। और इसमें ज्यादातर क्या है, थ्योरी है। तो मैं आपके साथ आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये मेरी फर्स्ट क्लास है, इसीलिए बता रहा हूं कि मैं 1 to 7 चैप्टर्स जो थ्योरी चैप्टर्स हैं उन्हें कोर्स के लास्ट में कवर करूंगा। ये सब आपका मेजर क्लास 11th का कुछ पोर्शन है और जहां से एग्जामिनेशन में 5 to 6 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, तो इसीलिए इसको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। इसका मतलब सर हमारे पास बुक्स के हिसाब से अगर चलें तो चैप्टर नंबर 8 टू लेकर चैप्टर नंबर 17 तक अगर हमने जाना है तो हमारे पेपर का मेजर पार्ट यही है और इसी पर हमने फोकस करना है। अब सर क्या इसे हम सीक्वेंस में पढ़ें, मतलब हम पहले चैप्टर नंबर 8 लें, फिर 9 लें, फिर 10 लें? तो बेटे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी चैप्टर आपस में रिलेटेड नहीं है, हम किसी भी चैप्टर को पहले पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमारी आपस में रिदम बन जाए, इसीलिए एक इजी चैप्टर पिक किया जाए और हमने वो चैप्टर सिलेक्ट किया है, उसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। पहले ये चैप्टर कुछ समय पहले तक ये हमारे बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम के कोर्स का पार्ट नहीं होता था, पर अब ये हमारे कोर्स का पार्ट है। तो ये हमारे ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों के कोर्स का पार्ट है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, वो कहते हैं कि सर ये तो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हमारे कोर्स में तो डेप्रीसिएशन चैप्टर है। तो डेप्रीसिएशन और इन्वेंट्री वैल्यूएशन दोनों चैप्टर्स एक ही यूनिट का पार्ट हैं। तो पहले हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ेंगे, फिर हम डेप्रीसिएशन पढ़ेंगे और दोनों ही आपके कोर्स का पार्ट हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन को मैं पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये मेरे हिसाब से सबसे आसान चैप्टर है। तो सबसे आसान चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सीक्वेंस से नहीं, हम लोग इजीनेस के हिसाब से चलेंगे ताकि हमारी और आपकी रिदम बन जाए।
ओके, धीरे धीरे आपको बताऊंगा कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन सर हमने पहले कभी क्लास 11 12 में पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। तो जो स्टॉक हमारे पास बच जाता है ईयर के एंड में, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ओ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर से एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आने वाला है और आपको खुशी होगी कि सर ये चैप्टर हमारे कोर्स का पार्ट है, इतना आसान है। अगर आप इवन सीए फाउंडेशन भी कर रहे होंगे तो वहां पर भी ये चैप्टर आपका कवर होता है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं थ्योरी की कि सर पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बता दीजिए फिर क्वेश्चन कराइए, तो बेटे मैं आपको पहले क्वेश्चन करवाऊंगा, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और बाद में आपको उसकी थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं मेरे साथ। तो आप पहले ये मत घबराना कि सर थोड़ा थ्योरी बता दो, थोड़ा सा लिखवा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे, थोड़ा सा माइंड में एक मैपिंग बन जाएगी और फिर कहीं से भी कुछ पढ़ेंगे तो आपको मेरी बात जल्दी समझ में आएगी। तो सर स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो इसके लिए हम सीधा सीधा पहले एक क्वेश्चन लेंगे, आपको क्वेश्चन की हेल्प से सिखाएंगे। सर इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमने एक स्पेशल किस्म का लेजर बनाना है जिसे हम बोलते हैं स्टोर्स लेजर। और वो स्टोर्स लेजर कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। वो स्टोर्स लेजर कैसा होता है, ये सबको आप हटा दीजिए और मेरे साथ साथ स्टोर्स लेजर बनाइए। पहले मैं आपको दिखाता हूं स्टोर्स लेजर कैसे होता है। लकीली ये हमारे पास एक बना हुआ है तो मेरा थोड़ा सा टाइम सेव हो गया। आप अपनी वीडियो को जब भी चाहें पॉज कर सकते हैं और यही तो बात है कि आप अपने हिसाब से और अपनी पेस से पढ़ते हैं। सर हमने अभी तक क्लास 11 12 में कई तरह के अकाउंट बनाए थे। एक तो सिंपल सा डेबिट क्रेडिट वाला बनाया था, एक पार्टनरशिप में बनाया था जिसमें हम पार्टनर्स के कॉलम बनाते थे, ये थोड़ा सा अलग है, इसका नाम है स्टोर्स लेजर। यानी स्टोर्स का मतलब होता है जो हमारा स्टॉक होता है ना, वो स्टोर रूम में रखा हुआ होता है। तो स्टॉक का हिसाब किताब करने के लिए हम लोग स्टोर्स लेजर की बात करते हैं। इसका एक बहुत अलग सा फॉर्मेट है, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं पहले आपको एक छोटा कॉलम बनाना पड़ता है डेट का, और फिर 3 थोड़े बड़े कॉलम बनाने पड़ते हैं। एक कॉलम होता है रिसिप्ट्स का, एक कॉलम होता है इश्यूज का और एक कॉलम होता है बैलेंस का। सर ये रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस क्या है? रिसिप्ट का मतलब है कि जब भी स्टोर रूम में सामान आया, रिसिप्ट हुआ, तो यहां पर आएगा। जब भी स्टोर रूम से स्टॉक इशू हुआ तो इशू कॉलम में आएगा और जो बच गया वो बैलेंस कॉलम में आएगा, ठीक है। लेकिन स्टोर रूम में ऐसा माना जाता है कि सामान या स्टॉक कब रिसीव होगा, तो जब हम परचेज करेंगे। इसका मतलब जब हम परचेज करेंगे तो सामान स्टोर रूम में आता है, रिसिप्ट होता है, और जब हम सेल करेंगे तो सामान हमारे स्टोर रूम से इशू होता है, तो वो इशू में चला जाएगा और जो बच जाएगा वो बैलेंस में आ जाएगा। जब आप थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पर आ जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि सर स्टोर रूम में सामान जब सेल्स रिटर्न हो तो भी आता है, और इशू में सामान अगर परचेज रिटर्न हो जाए तो भी भेजना पड़ता है, तो वो दूसरी या तीसरी क्लास में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनिशियली हम सिंपल तरीके से लेके चलेंगे और हम ये कहेंगे कि रिसिप्ट में स्टॉक आएगा जब परचेज होगी और इशू में जाएगा जब वो सेल होगी। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, सिंपल सा प्लस माइनस है, ठीक है। ये एक पीडीएफ है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बुक के अंदर क्या होता है कि चैप्टर 50-60 पेजेस के अंदर ना स्प्रेड हो जाता है, तो कई बार स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर एग्जाम में हमारे को रिवीजन करने में प्रॉब्लम आती है, कितना बड़ा है। तो मैंने एक छोटा सा समराइज्ड आपको नोट्स है मैं दे दूंगा, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, पहले हमने लिखा है कि इसमें पढ़ना क्या है, कुछ थ्योरी की बातें हैं अभी नहीं देखनी क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक आधा प्रैक्टिकल करेंगे,
माइंड में मैपिंग हो जाएगी तो हमें समझ में आएगा। तो हम चलते हैं पेज नंबर, आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास आ गया कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का सेक्शन। मतलब यहां पर हम अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करेंगे, कुछ 5-7 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर आप बुक के सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है सर, ये रिकॉर्डेड क्लास है, हमें पढ़ते हुए कुछ क्वेरीज आएंगी, आराम से पढ़ते रहिए। लर्निंग का एक प्रोसेस होता है कि जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो चाहे लाइव पढ़ लें, चाहे क्लासरूम में पढ़ लें, चाहे रिकॉर्डेड पढ़ लें, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे। आपने उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है और जब आप उनका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे तब आपको वो चैप्टर बिल्कुल से ग्रिप में आ जाएगा। इसलिए अगर कोई इश्यू आए तो घबराना नहीं है। मतलब इश्यू आए तो सर मैं आपको फोन लगा दूं, अरे अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा धैर्य के साथ सॉल्व करने की कोशिश करनी है, वैसे आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, आप मेरी बात को फॉलो करते रहिए। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ मटेरियल ऑफ साई मिल्स। अब बेटे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर मैं क्वेश्चन कहां से करवा रहा हूं। नॉलेज का मतलब है कि जब मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया तो आप फ्री हैं, किसी भी बुक से पढ़िए। अगर बीकॉम कर रहे हैं और आपका दोस्त अकड़ दिखाए कि मैं सीए कर रहा हूं तो बोलना इधर आ, मैं तेरा क्वेश्चन करता हूं, और कहे तो कौन सी बड़ी बात है, मैं तेरा करता हूं, तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो देना, बोलना कर, तब मजा आएगा। इसलिए फोकस आप यहां रखिए। मैंने आपको बताया था कि चाहे आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, आपका सिलेबस सेम है। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये तो बीकॉम ऑनर्स का क्वेश्चन आपने करा दिया, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद तुम कहोगे कि सर क्या इतना आसान क्वेश्चन आता है ऑनर्स में। ठीक है, यहां पर आपको देखो स्टॉक की मूवमेंट्स दी हुई है। वो कह रहे हैं 1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, फिर वो कहते हैं हमने परचेज किया था 1 जनवरी को, तो परचेज का मतलब हुआ स्टॉक में रिसिप्ट आई थी, रिसिप्ट कॉलम में जाके लिखूंगा। फिर वो कहते हैं हमने इशू किया था, इशू फॉर कंजम्पशन, तो यानी कि या तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए इशू हुआ होगा या सेल के लिए इशू हुआ। मुझे क्या करना है, मुझे तो इसको इशू कॉलम में लिख देना है। स्टोर रूम्स में बाहर चला गया तो ये रिसिप्ट में जाएगा, ये इशू में जाएगा, ये रिसिप्ट में जाएगा, ये इशू में जाएगा, इशू में जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा, इशू में जाएगा, बस ये दिखाना है, प्लस माइनस कर देना है, काम खत्म। ठीक है, तो सर सबसे पहली लाइन हम उठाते हैं। 1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 100 यूनिट्स का, जिसका रेट था 25 रुपीज पर यूनिट। तो यहां पर आप लिखिए डेट पहले 1 जनवरी 2009। आपके पास क्योंकि ओपनिंग स्टॉक था, वो कह रहा है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, तो ना तो ये आया है ना ये गया है, ये पहले से ही पड़ा हुआ था, पिछले साल का बचा हुआ है, तो इसको बैलेंस में जाके लिख दीजिए 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25, 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25, वैल्यू आ गई 2500, बात खत्म। ओहो, कितना आसान होता है इसको बनाना। देखो जी, मतलब आप हर सोमवार को भगवान शंकर के यहां पर जल चढ़ाते हैं, तभी आपको इतना आसान चैप्टर मिला है और आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। बाद में ये मत कहना सर चीटिंग करते हो, इजी क्वेश्चन कराते हो, एग्जाम के हैं। और यहां तो दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर बीकॉम ऑनर्स में 3 बार आया है। अच्छा जी, सर 1 जनवरी को सेम डे जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ होगा तो हमने परचेज किए 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 रुपीज। तो यहां लिख दीजिए हमने परचेज किए, तो रिसिप्ट में लिखेंगे 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 रुपीज, ये वैल्यू आ गई 6000। कितना आसान है। अब बताइए, मेरी बात सुनिए, नोट कर लीजिएगा पॉज करके जब भी आपको करना हो। सर पहले ईयर स्टार्ट हुआ था तो 100 यूनिट से, अब सर हमने और परचेज कर लिए तो हमारे पास 200 यूनिट्स और आ गए, तो सर हमारे पास तो 300 यूनिट्स आ गए। तो हमारी अकाउंटिंग कहती है प्यारे लाल, तेरे पास 300 यूनिट्स हैं, लेकिन 100 यूनिट का रेट अलग है और 200 यूनिट्स का रेट अलग है, इसलिए प्यारे इसको मिलाना मत, इनको अलग अलग नोट करना। यानी कि बैलेंस में मुझे अलग अलग नोट करना होगा कि मेरे पास 100 यूनिट तो पड़े हुए हैं 2500 रुपीज के, और 200 यूनिट्स मेरे पास और हैं 30 रुपीज पर यूनिट का इनका रेट है, और ये हो गया 6000। लीजिए खत्म।
ओहो, यानी स्टोर्स लेजर कहता है हर सामान जो अलग अलग रेट का था उनको अलग अलग मेंटेन करते हुए चलना है, मिक्स करके खिचड़ी मत बना देना। ओहो सर, बात तो समझ में आ गई, इतनी आसान बात है, कहने की बात ही नहीं है। नाउ 15 जनवरी को हमने इशू किए 100 यूनिट्स। 15 ऑफ जनवरी को हमने इशू किए 100 यूनिट्स। सामान चला गया सर जी, सामान चला गया, 100 यूनिट्स चले गए, 300 यूनिट थे, 100 यूनिट चले गए, 200 बच गए। दिखा दो दिक्कत क्या है। दिक्कत है भाई, दिक्कत यह है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 100 यूनिट्स, ध्यान से सुनना, ये 100 यूनिट्स मेरे गोदाम से जो इशू हुए हैं, ये कौन से वाले इशू हो गए? क्या ये स्टोर कीपर ने 25 रुपए वाले इशू कर दिए या 30 वाले इशू कर दिए? अरे सर क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी लिख दो। फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, इसी बात के नंबर हैं। नाउ हमारी अकाउंटिंग कहती है कपूर साहब यहां पर आपको क्या करना है, एक मेथड लेके चलना है। मैंने कहा अच्छा जी, मेथड लेके चलना है, कौन सा मेथड लेके चलना है? वो कह रहे लिखो। हमारे पास कई सारे मेथड हैं, पहला मेथड बच्चों को सिखा दो। मैंने कहा बताओ। हमारे पहले मेथड का नाम है फीफो। फीफा नहीं, फुटबॉल का फीफा नहीं, फीफो। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब यह है कि जब हम स्टोर्स लेजर बनाएंगे, क्वेश्चन आपको बताएगा कि कौन सा मेथड आपको लेकर के चलना है। सर आपने तो अपनी मर्जी से ले लिया, लो जी, हमारे यहां पर पहले मेथड का नाम था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। उन्होंने बता दिया, वो हमेशा बताएगा कौन सा मेथड लेना है, हमेशा बताएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता है कि जो पहले गोदाम में आया था, जो सामान पहले स्टोर में आया था, वो पहले स्टोर से जाएगा। यानी कि जो पुरानी वाली परचेजेज हैं, पहले उनको भेजा जाएगा स्टोर से और फिर नई वाली आइटम को अपने पास बचा लिया जाएगा। यानी कि जब भी आप इशू करोगे तो आप पुरानी वाली आइटम को इशू करोगे। इसका मतलब क्योंकि मेथड का नाम है फीफो, तो आप कौन सा इशू करोगे? पुराना वाला इशू करोगे। तो आप इशू करोगे 25 रुपए वाली आइटम इशू हो गई, ये इशू हो गई और ये हमारे पास बच गई। जिसने ये कैलकुलेशन को अपने माइंड में सेट कर लिया, जितनी जल्दी सेट कर लिया, उसका ये चैप्टर भी कवर हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले मैं इशू में गया, मैंने कहा कौन सा इशू किया? बोले पुराने वाला इशू करो। तो सबसे पुराने वाला पहले इशू कर दो, पुराने वाला इशू कर दो, नए वाला बच गया। पुराने वाला इशू कर दो, नया वाला बच गया। पुराने वाला इशू कर दो, नया वाला बच गया। लेकिन ये रूल कब लगेगा? जब हमें क्वेश्चन साफ साफ कहेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि पहले पुराने वाले को आउट करो, नए वाले को बचा लो। और जिसने अपने माइंड में जितनी जल्दी इसको बैठाया, उसका स्टोर्स लेजर कंप्लीट हो गया, खत्म। अब सर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया फरवरी का मंथ। 1 फरवरी को हमने 400 यूनिट परचेज किए 40 रुपए के हिसाब से। तो यहां लिखा 1 फरवरी को 400 यूनिट्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 40, वैल्यू आ गई 16,000। अब देखिए 200 पहले थे, 400 और खरीदे, लेकिन खिचड़ी मत पकाना, वो अलग ये अलग। यानी लिखूंगा कि 200 यूनिट तो पुराने वाले हैं जो हमने पहले खरीदे, 400 यूनिट नए वाले हैं जो हमने आज ही खरीदे हैं, इनको हम अलग अलग रखेंगे। लो, बात खत्म हो गया। नेक्स्ट कहता है कि 15 फरवरी को हमने इशू कर दिए 200 यूनिट्स। 15 फरवरी को हमने इशू कर दिए 200 यूनिट्स। तो मैंने कहा भाई कौन से वाले इशू किए? कंसेप्ट लगाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पुराने वाले पहले इशू करो। ओहो, यही तो है सर, सबसे पुराने इशू कर दो। लो, ये 200 यूनिट्स जो पुराने वाले थे, जिनका रेट 30 रुपीज था, इनको इशू कर दो। और जो 400 यूनिट्स हैं, ये वाले अपने स्टॉक में रह गए। बोलिए, इतनी भी कोई
दिक्कत की बात नहीं है। दोबारा से कोशिश करते हैं। 20 फरवरी को फिर से हमने इशू किए 200 यूनिट्स। लीजिए 20 फरवरी को इशू कीजिए 200 यूनिट्स। लो भाई, अब सर क्योंकि एक ही तो सामान है, एक ही लॉट है, सारा का सारा 400 यूनिट का एक ही लॉट है, तो इसमें से 200 यूनिट्स इशू कर दो, 8,000 रुपए, और 200 यूनिट्स यहां पर बचा लो, 8,000 रुपए। लो, क्यों? अब तो सर एक ही लॉट था, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं हुई। फिर हमने 1 मार्च को परचेज कर डाले 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 50। 1 मार्च को परचेज कर दिए 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50, वैल्यू हो गई 15,000। सर 40 रुपए वाले अलग, 50 रुपए वाले अलग, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिखते हुए चलिए। 40 रुपए वाले अलग, 50 रुपए वाले अलग। लीजिए, और मैथमेटिक्स को ठीक रखना है, कहीं गलती ना हो जाए। फिर उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है 15 मार्च को हमने इशू किए 200 यूनिट्स, तो 15 मार्च को हमने इशू किए 300 यूनिट्स। ठीक है, नहीं सॉरी 200 यूनिट्स हमने इशू किए 200 यूनिट्स। तो सर मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले पुराने वाले इशू करो, जब भी इशू करो पुराने वाले इशू करो, यानी 200 यूनिट्स 40 वाले जो हैं इनको इशू कर दो, और 300 यूनिट्स 50 वाले जो हैं उन्हें स्टॉक में बचा लो, बस खत्म। दिस इज नोन एज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में बच गए 300 यूनिट्स जिसकी वैल्यू है 15,000, और इसमें एक ही रेट के गुड्स हैं 50 रुपए वाले। लो जी, कितना आसान, मिल गए आपको मार्क्स। सिर्फ इतना सा ही काम करना है, रिपीटेटिव काम करना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बताओ इससे ज्यादा आसान क्या होगा? सर ये इतना आसान क्वेश्चन था कि मेरा मन कर रहा है कि मैं एक और क्वेश्चन करूं। मैंने कहा रुको ना, इतने आसान है तो इसका मतलब एक और क्वेश्चन क्या करना, भी वो क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कपूर साहब जरा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल के बताओ 31 मार्च को अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक बता दिया, ठीक है, दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं एक और नई चीज आपको बताने जा रहा हूं, मेरे साथ साथ ध्यान से सुनना। ये जो हमारा इशू कॉलम था, मैं इसका टोटल कर रहा हूं, मांगा नहीं गया, मैं अपने आप कर रहा हूं, ठीक है। आपको कुछ सिखाना चाहता हूं कि यहां पर जो टोटल आएगा इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दरअसल जो गुड्स आपने सोल्ड किए थे वही तो इशू थे। इशू का मतलब क्या है? सेल। और यहां पर ये जो आपने वैल्यूज लिखी हैं ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये हमारी परचेज प्राइस है, हमारी कॉस्ट प्राइस है। तो दूसरी बात, अगर कभी आगे चल के वो आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता सकते हो, तो आपने कहना हाँ बता सकते हैं, कैलकुलेटर लेना है, टोटल कर देना है। 2500 प्लस 6000 प्लस 8000 और प्लस 8000। हमसे मांगा नहीं गया, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया कि अगर वो आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मांग ले तो आपने ये दिखा देना है। सर अगर वो मेरे से परचेजेस मांगेगा नहीं, मांग ले तो ये आपकी परचेजेस है, इसका टोटल कर देना। 6000 प्लस 16,000 प्लस 15,000, ये हो गया 37,000। वो हमसे एग्जामिनर दो ही चीजें मांगता है, पहले तो वो मांगता है कि आप हमें क्लोजिंग स्टॉक बता दो, और अगर कभी एक्स्ट्रा मांग ले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मांग लेता है, खत्म हो गया। नाउ सर अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार फिर से करते हैं, क्योंकि अभी हमसे उन्होंने ये कहा था कि कपूर साहब आपने बच्चों को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो बता दिया, अब आप इसको बताओ वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से। किस मेथड से? वेटेड एवरेज। ध्यान से समझना, एक होता है एवरेज, वो अलग होता है, एक होता है वेटेड एवरेज। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बुक्स में
तीन मेथड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और एक है वेटेड एवरेज। नाउ जो हमारी अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, या तो ये वाला मेथड अप्लाई होना चाहिए या फिर वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई होना चाहिए। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अप्लाई नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी बुक्स में और हमारे कोर्सेज में क्योंकि ये वाला मेथड कवर्ड है, इसीलिए हम इस वाले मेथड को भी पढ़ेंगे। यानी हम थ्योरेटिकली तीन मेथड पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आपको दो ही मेथड लगाने हैं, फीफो, वेटेड एवरेज। थ्योरेटिकली तीन मेथड लगाने हैं, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। क्योंकि मेरे क्वेश्चन में वेटेड एवरेज की बात पहले आ गई, तो आइए हम वेटेड एवरेज से इसको बनाते हैं। सर, क्या मेथड बदल जाने से मेरा फॉर्मेट बदल जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो अपना वीडियो पॉज करके पहले ड्रॉ करो फॉर्मेट। मैं भी करने जा रहा हूं ड्रॉ फॉर्मेट। तो बेटे हो गया ड्रॉ, मेरा तो हो गया, मैं तो करता हूं शुरू। सर, वेटेड एवरेज मेथड से बनाइए। पहले हमारे पास 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक था 100 यूनिट्स का, तो हमने लिखा 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक था 100 यूनिट्स का, रेट था 25, वैल्यू हो गई 2500। ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को बेटे कहां दिक्कत आती है? वेटेड एवरेज में दिक्कत आती है, तो मैंने वेटेड एवरेज पहले ले लिया। तो आप ध्यान से देखना वेटेड एवरेज क्या कहता है। फिर 1 जनवरी को हमने परचेज किए 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 रुपीज। अगेन सेम डेट को हमने परचेज किए 200 यूनिट्स, रेट था 30 रुपीज, 6000। एवरेज मेथड कहता था भैया कल को जब तुम इशू करोगे तो तुम सोच में पड़ जाओगे कि कौन सा वाला माल गया है। कभी आप कहोगे पुराना माल गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कभी आप कहोगे नया माल गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारी अकाउंटिंग कहती है कपूर साहब झगड़े में क्यों पड़ते हो? ठीक है, आप एक काम करो, इसको मिला दो, मिक्स कर दो, एक ही कर दो। ध्यान से सुनना, एक ही कर दो। एक कैसे करो? तो हमारा वेटेड एवरेज मेथड क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी आप परचेज करोगे, नया सामान आएगा, कभी महंगा आएगा, कभी सस्ता आएगा, आप सबका एक ही रेट कर देना। तो आपने क्या करना है, टोटल वैल्यू को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे, एक एवरेज रेट आ जाएगा। अब अलग अलग मत मानो। अब देखो 2500 रुपए का पुराना सामान था, 6000 रुपए का नया सामान आया, तो टोटल वैल्यू लिख दो 8500। अब आप कहो जी मेरे पास जो सामान है 8500 का है और मेरे पास जो यूनिट है वो 300 हैं, तो फिर सर हमारा रेट क्या आया? तो आप क्या करना, आप लिखो पहला रेट, वर्किंग नोट नंबर 1, 8500 की वैल्यू है, अगर 300 यूनिट की तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है? कैलकुलेटर ये वाला सिंपल अलाउड होता है, इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ये वैल्यू आई 28.33333। तो यानी यहां पर प्रॉब्लम आती है डेसिमल्स की, और ये आपकी मर्जी है कि आप 2 डेसिमल तक लें, 3 डेसिमल तक लें, जहां तक लेना चाहे वहां तक लें। मैंने 2 डेसिमल ले लिया, बात खत्म। पहले वाला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता था अलग अलग सामान रखो, पुराना अलग रखो, नया अलग रखो, जब इशू करेंगे तो देखेंगे, पुराना वाला इशू कर देंगे, नया वाला बचा लेंगे। ये मेथड कहता है छोड़ो झंझट, मिला दो, वैल्यू मिला दो, क्वांटिटी मिला दो, एक नया रेट निकाल दो। ये कहो कि भाई मेरे पास अब जो भी सामान है एक ही दाम का है, 28 रुपए 33 पैसे। अब सर 15 जनवरी को इशू किए गए 100 यूनिट्स, 15 जनवरी को इशू किए गए 100 यूनिट्स, तो सर इशू कॉलम में लिखो ना। अब देखो यहां पर इशू करते हुए आसान हो गया, 28.33 यानी 2833, और बच गया मेरे पास अब कितना, तो 8500 में से सिंपली 2833 माइनस कर दो, ये वैल्यू बच गई 5667, 200 यूनिट और 28.33। अब 2 मिनट रुको बेटे। अकाउंटिंग में आप क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस बनाते जाओगे, बनाते जाओगे, बनाते जाओगे, लेकिन आप क्वेश्चंस क्यों बनाते हैं?
कंसेप्ट को समझने के लिए। पुराने वाले मेथड में जब परचेज होता था तो बहुत सिंपल, इशू करते हुए झंझट आता था, कौन सा दें। वेटेड एवरेज ने क्या किया, परचेज किया तब झंझट डाल दिया कि भैया अब आप एवरेज रेट निकाल लो और जब आप इशू करोगे तो आप एक ही रेट का होगा, इशू करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, 2-4 बार करने की बात है। 2-4 बार करने के बाद आप कहोगे कि सर ये अकाउंटिंग का प्रोसीजरल काम है, इसमें कौन सी लंबी चौड़ी बातें हैं। नाउ नेक्स्ट, 1 फरवरी को आपने परचेज किए हैं 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40। तो मैं कहूंगा बेटे वीडियो को पॉज कीजिए, परचेज कीजिए, रेट निकालिए और फिर मेरे साथ मैच कर लेना। अगर आपका सही आ गया तो बस आपने बाजी मार ली, चैप्टर ही खत्म कर दिया। जिनको डर लगता हो, जो सिर्फ सुन रहे हो, तो वो मेरे को देखेंगे, नकल मारेंगे और क्या। 1 फरवरी को हमने परचेज किए 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40। 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो मैंने कहा था बेटे आपने क्या करना है, वैल्यू को मिला देना है। पहले की वैल्यू थी 5667, अब की वैल्यू है 16000, तो मेरे पास टोटल स्टॉक 21667, टोटल यूनिट्स आ गई 600 और मेरे पास जो रेट आ गया सेकंड वाला वो आ गया डिवाइडेड बाय 600, 36 रुपीज 11 पैसा। यहां लिख दो 36.11 और लिखना चाहो तो यहां लिख दो वर्किंग नोट नंबर 2। लीजिए, इस तरीके से जब भी हम परचेज करेंगे वेटेड एवरेज मेथड में हम वैल्यू को मिलाएंगे। याद रखना मेथड वेटेड एवरेज में टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। सर टोटल वैल्यू कैसे आई, जो पुराना स्टॉक की वैल्यू थी उसमें परचेज की वैल्यू को जोड़ दिया। सर टोटल क्वांटिटी कैसे आई, पुरानी जो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू चली आ रही थी, जो ओल्ड क्वांटिटी थी उसके साथ परचेज की क्वांटिटी को जोड़ दिया, बस। अब सर 1 फरवरी के बाद 15 फरवरी को हमने इशू किए 200 यूनिट्स। लीजिए 15 फरवरी को इशू किए 200 यूनिट्स, कॉस्ट थी 36.11, तो 36.11 इंटू 200 ये आ गई 7222। अब सर वैल्यू कैसे निकालूं, माइनस ये कर दो, ये आ गई 14445। गलती करना मना है, ध्यान से अगर आप काम करोगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ध्यान भटका, गलती हुई, मार्क्स कट गए। ना कुछ डेबिट ना कुछ क्रेडिट, सिर्फ सर प्लस माइनस। मैं तो बोर हो गया। अरे ये तो बात है, इसमें नंबर सिर्फ बोर होने के और कुछ नहीं है। 20 फरवरी को सर मैं करूंगा। मैंने कहा लो भाई तुम करो, इसमें क्या है। सर मैं करूंगा। मैंने कहा भाई तुम भी करो हम भी करें, इसमें दिक्कत क्या है। 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 36.11, 7222। अब बच गए 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 36.11 और कमाल की बात है अब की बार वैल्यू लिखूंगा 7223। आपने ना वैल्यूज को मैच करना है। यहां पर देखिए अगर 14,445 में से मैं ये माइनस करूं तो ये बच रहा है, तो डेसिमल मिलाना है। कहीं आप कहो कि सर अगर यहां पर भी 222 लिखा है तो यहां भी 222 लिख देता हूं। नहीं, वैल्यू तो मिलाओगे, वैल्यू को मिलाइए। ओके सर। नाउ फिर सर हमने 1 मार्च को परचेज किया, रेट हो गया 50 रुपए। कीजिए 1 मार्च को, पहले डेट डालेंगे, यहां लिखेंगे 1 मार्च, रेट था 50 रुपए, यूनिट था 300, वैल्यू थी 15,000 और मेथड क्योंकि चल रहा है वेटेड एवरेज इसीलिए वैल्यू को मिला दो। 15 और 7 22,223, यूनिट्स को मिला दो 500, रेट बता दो क्या है भैया। रेट लिख दो सर 44.44 या रेट लिख दो 44.45, जो आपको ठीक लगे। लीजिए भाई, उसके बाद सर हमने 15 मार्च को 200 यूनिट्स इशू कर दिए। लीजिए
15 मार्च को 200 यूनिट्स हमने इशू कर दिए, तो 200 यूनिट्स इंटू 44.45, वैल्यू आ गई 8890। स्टॉक में बच गए 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 44.45, और जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपने करना है 22,223 माइनस 8890, और ये वैल्यू आ गई 13,333। बात खत्म। हमसे पूछा गया था स्टॉक की वैल्यू लीजिए, तो हमने यहां पर दो मेथड से स्टॉक की वैल्यू निकालनी आपको सिखाई। एक मेथड था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और दूसरा मेथड था वेटेड एवरेज। आज हम यहीं पर रुकेंगे और ज्यादा आपको तंग नहीं करेंगे। हमारी तरफ से अभी कोई होमवर्क नहीं है। सर फिर भी एक आधा क्वेश्चन हमें होमवर्क के लिए दे देते, हमें बहुत अच्छा लगता। तो सर कौन सा क्वेश्चन किया जाए? हालांकि अभी बेटे ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने केवल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सिर्फ क्वेश्चन को यहीं तक किया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन के अंदर सर पीरियोडिक की बातें बाकी हैं, तो वो हम बाद में करेंगे, अभी हमें कोई जल्दी नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन हमें एटलीस्ट होमवर्क के लिए तो दे दो। मैंने कहा चलो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए रख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट है सर, तो ये वाला ले लो, आप लीजिए। ये आपका क्वेश्चन सिर्फ आज प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आंसर भी है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, बनाइएगा। अगर आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे और तीसरा मेथड लीफो आपको बताऊंगा, और फिर 3 ही मेथड होते हैं। समझ लीजिए कितना चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, अभी आप इतना ही, धीरे धीरे। फर्स्ट क्लास थी, होप सो थोड़ा सा टॉपिक ऐसा ही था, प्लस माइनस करना था, बट आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे से प्लस माइनस में गलती हो गई होगी तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, मुझे फोन मत करना, अपनी कैलकुलेशन ठीक कर लेना। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।